तो चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मंगलवार को सीएम मनोहर लाल का दिल्ली दौरा। दोपहर करीब 3 बजे पहुंचेंगे दिल्ली। केंद्रीय मंत्रियों से कर सकते हैं मुलाकात। 12 तारीख से पलवल दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। तो चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मंगलवार को सीएम मनोहर लाल का दिल्ली दौरा। दोपहर करीब 3 बजे पहुंचेंगे दिल्ली। केंद्रीय मंत्रियों से भी कर सकते हैं मुलाकात। 12 तारीख से पलवल दौरे पर रहेंगे सीएम। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पे बता रहे हैं, जहां चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां मंगलवार को सीएम मनोहर लाल का दिल्ली दौरा। दोपहर करीब 3 बजे पहुंचेंगे दिल्ली। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्रियों से भी कर सकते हैं मुलाकात। वहीं 12 तारीख से पलवल दौरे पर रहेंगे सीएम। तो चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मंगलवार को सीएम मनोहर लाल का दिल्ली दौरा। दोपहर करीब 3 बजे पहुंचेंगे दिल्ली। केंद्रीय मंत्रियों से भी कर सकते हैं मुलाकात। वहीं 12 तारीख से पलवल दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। बड़ी खबर हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं, जहां मंगलवार को सीएम मनोहर लाल का दिल्ली दौरा। तो गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां कोरोना को लेकर हुई मॉक ड्रिल। कोरोना को लेकर तैयारियों की गई जांच। वहीं डिप्टी कमिश्नर ने किया ईएसआई अस्पताल का दौरा। सिग्नेचर अस्पताल का भी किया गया दौरा। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको गुरुग्राम से बता रहे हैं, जहां कोरोना को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। कोरोना को लेकर तैयारियों की भी जांच की गई। तो वहीं डिप्टी कमिश्नर ने ईएसआई अस्पताल का भी दौरा किया, साथ ही साथ सिग्नेचर अस्पताल का भी दौरा किया। तो बड़ी खबर हम आपको गुरुग्राम से बता रहे हैं, जहां कोरोना को लेकर हुई मॉक ड्रिल। कोरोना को लेकर तैयारियों की गई जांच। डिप्टी कमिश्नर ने किया ईएसआई अस्पताल का दौरा। सिग्नेचर अस्पताल का भी किया गया दौरा। बड़ी खबर हम आपको गुरुग्राम से बता रहे हैं, जहां कोरोना को लेकर मॉक ड्रिल हुई। कोरोना को लेकर तैयारियों की गई जांच। फरीदाबाद में लगातार कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए पूरे प्रदेश भर में ऑनलाइन मॉक ड्रिल किया गया। साथ ही फरीदाबाद में स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों को लेकर हमारे संवाददाता ने फरीदाबाद के आइसोलेशन वार्ड का जायजा भी लिया और पीएमओ सविता यादव से भी बात की। फरीदाबाद में जो है कोरोना के पेशेंट जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हालात की बात की जाए तो लगातार जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी जो है चिंताएं जो है बढ़ती जा रही है। लेकिन व्यवस्थाओं की बात की जाए तो आज जो है पूरे देश में जो है मॉक ड्रिल जो है आज किया गया है। जिस तरीके से ऑनलाइन की मॉक ड्रिल की जो है जो दिखाया गया है कि अस्पताल में किस तरीके की जो व्यवस्था है। इस समय हम जो है आइसोलेशन वार्ड में है। जिस तरीके से आइसोलेशन वार्ड की जो है व्यवस्था है हम आपको बताते हैं। जिस तरीके से आपको बताऊं कि ये जो पहली बार जो कोरोना का जो लहर आई थी उस दौरान में जो है ये वार्ड बनाए गए थे, लेकिन उन वार्डों में जो है जिस तरीके से केस लगातार बढ़ते जा रहे थे, उन केसों को देखते हुए लगातार जो है वार्डों की जो है निरीक्षण किए जा रहे हैं। लगातार मॉक ड्रिल जो किया गया था वो मॉक ड्रिल को देखते हुए जो है आज जो है जो मैडम है वो पहुंची है कि किस तरीके की जो व्यवस्थाएं है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि व्यवस्थाएं जो है यहाँ पर कोरोना के पेशेंट भी जो है एडमिट किए हुए हैं। लगातार जो ऑक्सीजन की बात की जाए या वार्ड की जो बात की जाए तो बेडों की वो पूरी तरीके से व्यवस्था यहाँ पर दुरुस्त नजर आ रही है। लेकिन जो सविता यादव है वो जो मॉक ड्रिल करने के लिए यहाँ पर पहुंची है कि किस तरीके की जो व्यवस्था है वो देखने के लिए आई है और लगातार जो है वो पेशेंटों से भी बात कर रही है। वहीं हमारे साथ जो मॉक ड्रिल किया है जो पीएमओ है सविता यादव जी वो हमारे साथ जुड़ी हुई है। वार्ड में ही है, कोविड जो वार्ड है उसमें है। किस तरीके से मैडम आज जो ऑनलाइन जो किया गया है मॉक ड्रिल, तो किस तरीके की व्यवस्थाएं जो है यहाँ पर देखी गई है? मॉक ड्रिल किया है कोविड के लिए कि भाई कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, हरियाणा में फरीदाबाद में भी बढ़ रहे हैं,
तो इसी को मद्देनजर रखते हुए मॉडल किया गया है, ये जानने के लिए, देखने के लिए कि हमारी व्यवस्था पूरी है, ठीक ठाक है। यदि कोई कमियां हैं तो उसको दूर कर लिया जाए, पूरी तैयारी है या नहीं है। तो ये हमने देखा और हमारे पास, मैं आपको अगर व्यवस्था का जानना चाहते हैं तो वो बताना चाहती हूँ कि हमारे पास ये जहां हम खड़े हैं, जैसे फिलहाल ये 96 बेडेड कोविड हॉस्पिटल है हमारा। और इसके अलावा हमारे पास ऑक्सीजन की बात करें तो हमारे पास 1000 LPM और 200 LPM के हमारे पास प्लांट्स हैं। हमने उनकी फंक्शनैलिटी भी चेक करी है, खुद जाकर भी वहां देखा है कि वो ठीक से चल रहे हैं। और बाकी जो चीजें, जो उपकरण और सामान, दवाइयां वगैरह, उनकी बात करें तो वो भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। वेंटिलेटर्स, कॉन्सेंट्रेटर्स, PPE, मास्क, मेडिसिन, ये सब हमारे पास हैं। और जो कोई मैन पावर है वो भी सफिशिएंट है और उनको ट्रेनिंग देते गए हैं और पहले ही वो अनुभव भी कर चुके हैं, ज्यादातर सभी कर चुके हैं। और जो आज भी एक टाइप ऑफ ट्रेनिंग भी हो जाता है और इनको पता चल जाता है सब, कोई अगर कमी है किस तरह से डील करना है, उन सब पता चल जाता है। और हमारी मेनली तो हमारी सारी की सारी तैयारियां पूरी हैं, ठीक ठाक है। मैडम, जिस तरीके से पहले कोरोना आया था तो लगातार लोगों को ऑक्सीजन को लेकर के या डोज को लेकर के कहीं ना कहीं एक भागा दौड़ करनी पड़ी थी, तो कहीं ऑक्सीजन की भी कमी पड़ी थी। तो क्या ऑक्सीजन को लेकर के पूरी तरीके की व्यवस्था एक पूरी है? हाँ, उस समय देखिए बात बिल्कुल अलग थी, पूरे देश में ही अलग बात थी और ऑक्सीजन की। लेकिन अब उसके बाद तो हमारे पास 2 ऑक्सीजन प्लांट्स हैं जो पूर्ण रूप से चलते हैं और ऑक्सीजन की तो कोई समस्या आनी नहीं चाहिए, बिल्कुल ठीक ठाक चलते हैं वो। लंबे समय से हम उनको प्रयोग कर भी रहे हैं, तो वो ऑक्सीजन वाली कोई समस्या नहीं आएगी और ऐसे हालात भी नहीं है। उस समय बिल्कुल अलग स्थिति थी, तो ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहूंगी कि सब लोग ध्यान रखें, सावधानी रखें। जैसे कि आदेश भी हैं, जहां भी 100 लोग हों या भीड़ ज्यादा है तो वहां पर वे ना जाएं, मास्क पहन के जाएं। और जो किसी को इन्फेक्शन है तो वो डॉक्टर को दिखाएं, जिसको भी लगता है कि उनको शायद ऐसा बीमारी ऐसी हो सकती है तो वो डॉक्टर को दिखाएं। सब लोग वैक्सीनेशन भी कराएं। उस समय पहले हमारे पास वैक्सीनेशन भी नहीं हमारे लोगों को हुआ था, तो बहुत फर्क है। लेकिन बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, अदरवाइज कोरोना जैसे कि सबको मालूम है बहुत संक्रमण वाली बीमारी है और बहुत फैलती है, इसलिए प्लीज कृपया करके सभी मास्क लगाएं और भीड़ में ऐसे ना जाएं। बिल्कुल, जिस तरीके से जो मैडम ने जो बताया है कि 100 से जो अधिक है वहां पर जो है वहां का पालन करें, जो मास्क है वो भी लगाएं। तो लगातार जिस तरीके से मास्क रहेंगे तो आपका परिवार भी और आपके रिश्तेदार भी सभी स्वस्थ रहेंगे। तो लगातार जिस तरीके से जो कोरोना की जो मॉकड्रिल जो यहाँ पर किया गया है तो वो व्यवस्था यहाँ पर दुरुस्त जरूर मिली है, लेकिन कुछ कमियां रह गई है, उनको जल्दी से जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। फरीदाबाद से हर खबर के लिए मोनू पंचा। तो बड़ी खबर इस वक्त की फरीदाबाद से आई है, जहां फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस की मशाल जुलूस यात्रा में हादसा। उदयभान दीपेंद्र हुड्डा पर गिरी मशाल, बाल बचे उदयभान और दीपेंद्र हुड्डा। यूथ कांग्रेस ने निकाली थी मशाल यात्रा। तो फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस की मशाल जुलूस यात्रा में हादसा। उदयभान दीपेंद्र हुड्डा पर गिरी मशाल, बाल बचे उदयभान और दीपेंद्र हुड्डा। यूथ कांग्रेस ने निकाली थी मशाल यात्रा। तो बड़ी खबर इस वक्त की फरीदाबाद से हम आपको बता रहे हैं, जहां तस्वीरें आपको सीधा फरीदाबाद से दिखा रहे हैं, जहां यूथ कांग्रेस ने निकाली थी मशाल यात्रा। कांग्रेस की मशाल यात्रा में हुआ हादसा, उदयभान दीपेंद्र हुड्डा पर गिरी मशाल। तस्वीरें आपको सीधा फरीदाबाद से दिखा रहे हैं, जहां मशाल यात्रा के दौरान बड़ा हादसा होते होते टला। उदयभान और दीपेंद्र हुड्डा पर गिरी मशाल, बाल बचे उदयभान और दीपेंद्र हुड्डा। तो आपको बड़ी खबर इस वक्त की फरीदाबाद से बता रहे हैं, जहां कांग्रेस की मशाल जुलूस यात्रा में हुआ हादसा। उदयभान दीपेंद्र हुड्डा पर गिरी मशाल, बाल बचे उदयभान और दीपेंद्र हुड्डा। सीधी तस्वीरें आपको फरीदाबाद से दिखा रहे हैं, जहां कांग्रेस की मशाल जुलूस यात्रा में हुआ हादसा। तो बड़ी खबर इस वक्त की फरीदाबाद से हम आपको बता रहे हैं, जहां यूथ कांग्रेस ने निकाली थी मशाल यात्रा, बाल बचे उदयभान और दीपेंद्र हुड्डा।
कांग्रेस की मशाल जुलूस यात्रा में हुआ हादसा। उदय भान और दीपेंद्र हुड्डा पर गिरी मशाल। गेहूं की सरकारी खरीद न होने से किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू होनी थी, लेकिन अभी तक खरीद शुरू नहीं हुई। इसको लेकर एफएसआई गिरीश मिश्रा ने बताया कि 3-4 दिन पहले गेहूं के सैंपल लिए गए थे। हरियाणा में जितनी भी मंडी है, उनके सारे सैंपल सेंटर गवर्नमेंट में इकट्ठे किए गए हैं। सैंपल के परिणाम आते ही खरीद भी शुरू कर दी जाएगी। बरसात होने के कारण गेहूं में नमी थी, जिस वजह से ये फसल की खरीद नहीं हो पाई। किसानों को कुछ परेशानियां भी हो रही हैं, लेकिन मंडी में तैयारी पूरी है। शेड और तिरपाल का भी पूरा आयोजन किया गया है। तो बल्लभगढ़ से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पे गेहूं की खरीद में देरी होने से किसानों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी खरीद जैसे आपको बताया 3-4 दिन पहले सैंपल लिए गए। बड़ी बड़ी मंडी जितनी भी हरियाणा में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा उसके सैंपल इकट्ठे किए गए और आधे से विजिट हुई है हमारी बल्लभगढ़ मंडी वर्दी साहब अली साहब आए हैं जिले के और एक्टिव साहब थे। तो मंडी ने भी रिक्वेस्ट करी और हमने भी करी जितनी जल्दी आ जाए रिलैक्सेशन उतना सही होगा। प्रदेश में बयानबाजी का दौर जारी है। इन सबके बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ दीघा गांव पहुंचे और पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला के दिए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लिए बहुत से काम किए हैं। इनेलो और कांग्रेस का डीएनए मैच नहीं करता, इसलिए इनेलो पार्टी बीजेपी में शामिल हो सकती है। इस दौरान बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि उन्हें पार्टी में सम्मान नहीं मिल रहा, क्योंकि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश में एक भी विकास कार्य नहीं कराया। इसलिए कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। देखिए, मैं तो एक साफ बात कहता हूँ, जो वो लोकदल के नेता है और लोकदल का डीएनए कांग्रेस के साथ जाने का है, उसका जन्म ही कांग्रेस के लोगों ने हुआ है। तो थोड़ा साफ बयान दे दें, यही लोग का बयान दे दें, लोग लड़ाने उड़े नहीं जाएंगे, हमारे का नहीं असर। झज्जर के एक गांव में एक व्यक्ति ने अज्ञात कारणों के चलते अपनी पत्नी और 2 बच्चों की हत्या करने के बाद खुदकुशी कर ली। मामला झज्जर के गांव मदाना खुर्द का है। घटना के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना भी किया और बाद में प्रमाण जुटाने के लिए मौके पर एफएसएल की टीम को भी बुलाया और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद डीएसपी नरेश कुमार भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मौके पर ही मुआयना किया। नरेश वजीर सिंह गाँव मदानापुर ने अपने परिवार में जो उसकी पत्नी थी और लड़का लड़की थी, उनको मारकर खुद फांसी लगा ली। जिसमें प्रोबेशन पे
मैं डीएसपी साहब और हमारे नौकायन टीमों के भाई जो मृतक के भाई के बयान पे मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए कब्जे में ले जाया जा रहा है। कारण क्या बताया गया था? कारण कुछ बस कारण तो नहीं आया अभी इसका के, बाकी ये कह रहे मानसिक रूप से थोड़ा बहादुरगढ़ में एक और विवाहिता दहेज की बलि चढ़ गई। आपको बता दें कि सेक्टर 7 में रहने वाली एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। परिजनों ने विवाहिता के पति और सास पर दहेज हत्या का मामला दर्ज करवाया। परिजनों का आरोप है कि विवाहिता का पति और सास अक्सर मायके से दहेज लाने की मांग करते थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में भी जुट गई। विवाहिता के शव को पोस्टमार्टम के लिए बहादुरगढ़ के सामान्य अस्पताल भी भिजवा दिया गया। ये जी मैंने मेरी लड़की की शादी यहाँ बहादुरगढ़ सेक्टर 7 में कपिल सनोफ विजेंद्र इनके लड़के से की थी। ये 2 दिसंबर 2019 में की थी। तो ये 5 या 6 महीने के बाद में इनकी मतलब आपसे में वो होगी, ताना कसाई होगी कि भाई तू क्या ले आई है, तू तो नंगे घर से आई है और तू कुछ लेके नहीं आई। हाउस नंबर 452 सेक्टर 7 में एक लेडी ने सुसाइड कर लिया है। इसमें तुरंत मौका पर पहुंच के इसकी जांच की गई थी और इसके वारसान को सूचित किया गया था। जो आज इसके वारसान आए हैं, इन्होंने इसके खिलाफ, पति के खिलाफ और सास के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है दहेज हत्या का। इसमें अभी पोस्टमार्टम करा के कार्रवाई की जा रही है और बाकी इसमें जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। हेलो। सोनीपत में एक मस्जिद में हथियारबंद लोगों ने हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावरों ने रमजान के दौरान मस्जिद में नमाज अदा कर रहे लोगों पर हमला कर दिया। इस दौरान मस्जिद में तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने 18 नामजद समेत 19 लोगों पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला सोनीपत के सांदला कला गांव का है। यहां मुस्लिम समुदाय ने गांव में नमाज अदा करने के लिए छोटी मस्जिद बनाई है। हथियारबंद हमलावरों ने देर रात नमाज अदा कर रहे नमाजियों पर हमला कर दिया। हमला करने वाले यहां के युवक बताए जा रहे हैं। हमला करने वाले कुछ युवकों की तस्वीरें भी सामने आई हैं। इनमें युवक हाथों से लाठी डंडे लेकर गांव की गलियों में घूमते नजर आ रहे हैं। सोनीपत बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। करनाल की घनौड़ा अनाज मंडी का सीएम मनोहर लाल ने औचक निरीक्षण किया और मंडी में गेहूं खरीद प्रबंधों का जायजा भी लिया। साथ ही मंडी में आए किसानों से भी खास बातचीत की। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने अधिकारियों को खरीद से जुड़ी व्यवस्थाओं के समाधान के भी निर्देश दिए। सीएम के साथ स्थानीय विधायक हरविंदर कल्याण भी निरीक्षण के दौरान मौजूद रहे। कही है कि सरकार का लश्कर लॉस हो चुका है और सरकार का पोर्टल बंद है। सरकार की मंशा नहीं है किसानों को। ऐसा विपक्ष के आदमियों को कुछ ना कुछ कहना चाहिए, लेकिन ठीक बात है, जितने उन्होंने कहनी है उतनी उन्होंने कह गए हैं। लश्कर लॉस की बात उन्होंने भी मानी है, मैंने भी मानी है। लश्कर लॉस की छूट तो किसान को मिलेगी ही, क्योंकि अगर लश्कर लॉस की छूट नहीं मिलेगी तो किसान बेच भी नहीं पाएगा।
इसलिए उसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता लस्ट लॉस के कारण से। इतना ही है कि जो लस्ट लॉस का दाना होता है, अनाज होता है, उसको जल्दी कंज्यूम किया जाता है, उसको लंबे समय तक स्टोर नहीं किया जा सकता। और जहां तक पोर्टल की बात है, पोर्टल जो है लगातार जहां जहां मेरी फसल मेरा ब्यौरा की रजिस्ट्रेशन हो चुकी थी, बाद में बरसात आई है और लोगों को क्षतिपूर्ति पोर्टल में लोड करने में दिक्कत आई, वो सब हमने डीसीज को कह करके उन सब गांवों का जहां थोड़ा भी लॉस है उन सब का खुलवा दिया गया। और अब लास्ट में तो 3 दिन हमने सभी गांवों के खोल दिए थे पोर्टल, ताकि अपना मेरी फसल मेरा ब्यौरा में भी रजिस्ट्री कर लें। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने हरियाणा की पूर्व मंत्री और कांग्रेसी नेता किरण चौधरी के उस बयान पर शाबाशी दी जिस पर किरण चौधरी ने भूपेंद्र हुड्डा पर कटाक्ष किया था कि वे उनमें से नहीं जो रात को सीएम बनकर सोते हैं। कांग्रेस की फूट अब किसी से भी नहीं छुपी। इस पर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि हुड्डा पर कटाक्ष को लेकर किरण चौधरी को शाबाशी। वहीं विकास को लेकर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री तो समान रूप से हर विधानसभा को पैसे देते हैं, अब इन्होंने काम करवाने में रुचि नहीं दिखाई होगी, इसलिए ये रह गया होगा। मुख्यमंत्री तो हर विधानसभा क्षेत्र में समान रूप से पैसे देते हैं, अब इन्होंने रुचि नहीं ली होगी तो इनकी रह गई होगी। बाकी मैंने देखा लोग अपोजिशन वाले भी बनवा रहे हैं सब। लोकल एमपी तो कोई है एमपी में के स्वास्थ्य और गृह मंत्री अनिल विज ने अंबाला के नागरिक अस्पताल में कोरोना मॉक ड्रिल का मुआयना किया। विज ने इमरजेंसी वार्ड से लेकर अस्पताल के सभी वार्डों का मुआयना किया। विज ने खुद अपने फोन से फोन कर एम्बुलेंस और पुलिस सुरक्षा की गाड़ी 112 पर फोन करके चेक किया कि सब कितने देर में पहुंचते हैं। सही समय पर एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ी भी पहुंची, जिस पर विज ने संतुष्टि भी जताई। विज ने अस्पताल में जो भी कुछ संस्थाओं में कमी नजर आए उसे नोट भी किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। वहीं इस मॉक ड्रिल में अस्पताल प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहा। अस्पताल के पीएमओ राकेश सहेल ने अस्पताल में जो भी किसी भी सामान में कमी रही वो सब स्वास्थ्य मंत्री के संज्ञान में लाए, जिसे विज ने नोट कर जल्दी पूरे करने का आश्वासन भी दिया। गवर्नमेंट के आदेशानुसार आज मॉक ड्रिल थी और हमारे लिए तो बहुत ही हर्ष का विषय है कि माननीय गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी खुद आए, स्वयं आए, 10 बजे आगे थे तो सारा उन्होंने, आप उनके साथ ही थे। सबसे पहले जैसे ही हुए तो वो आपको पता है कि इमरजेंसी में उन्होंने एक एक पेशेंट के पास जाके हाल पूछा है और उनका जो है वो क्या दिक्कत है, कैसा उनका इलाज हो रहा है, मॉनिटर्स चल रहे हैं नहीं चल रहे, ECGs हो रही हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन उनकी प्रॉपर है या नहीं, वो यहाँ की व्यवस्थाओं से खुश भी हैं या नहीं। तो उनसे एक एक मरीज के पास जाके हर बेड पे उन्हें इंडिविजुअली पूछा। तैयारियां यहाँ पर की गई हैं और स्थान स्थान पर आज हरियाणा में चेकिंग हो रही है कि अगर कोविड पूरी ताकत से आ जाए तो क्या हम तैयार हैं। उसकी तैयारियां हैं। मैंने सारा ऑक्सीजन चेक किया है, मैंने आइसोलेशन बेड्स चेक किए हैं, ऑक्सीजन का इनफ्लो चेक किया है, ऑक्सीजन जो हमारा प्लांट है उसका देखा है हमने चलाकर कि क्या ऑक्सीजन है या नहीं है। और दूसरा मैं चेक कर रहा हूं, मैं डायल 108 से एम्बुलेंस बुलवाई है, मैं चेक करूंगा कितने मिनट में पहुंचती है। और मैं डायल 112 से पुलिस की गाड़ी भी मंगवाई। और जो खिड़कियां दरवाजे हैं सारी बंद कर देते हैं।